कुछ सफ़र सिर्फ यादें नहीं, डर भी छोड़ जाते हैं। और लद्दाख की यही ट्रिप सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक डरावना मंजर होने वाला था। लोग कहते हैं पहाड़ों में भटकने वाली रूह का बसेरा होता है, पर जब वो रूह किसी इंसान से जुड़ जाए तो ना ही सफ़र बचता है और ना ही मंजिल। ये कहानी है अमन और अंकिता की। दोनों ने एक साथ प्लान बनाया था लद्दाख की ट्रिप का। खूबसूरत नज़ारे, ठंडी हवाएं और एक ऐसा साइलेंस जो दिल को सुकून देता हो। लेकिन अमन और अंकिता को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो खामोशी एक दिन उन्हीं की चीखों से भर जाएगी। ट्रिप की शुरुआत एकदम परफेक्ट थी। अमन और अंकिता दोनों अपनी रॉयल एनफील्ड में बैठते हैं और लेह की तरफ निकल जाते हैं। ठंडी हवाएं, इतनी खूबसूरत मंजर, इतने प्यारे प्यारे पहाड़ और उसमें हल्की फुल्की बर्फ़। ये देखकर किसी को भी वहाँ पर मतलब जन्नत से कम ना लगे। दोनों को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। ये इनकी लद्दाख की पहली ट्रिप थी और ऊपर से कहते हैं कि जैसे लद्दाख की मैंने भी ट्रिप करी है, लेकिन मैं प्लेन से गया था। बट फिर मेरे जितने भी भाई लोग हैं सब ने यही कहा कि अगर आप ना बाय रोड जाओ ना वहाँ पर, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद ज़िंदगी भर आप याद रखो। और इसीलिए इन दोनों ने भी डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम जाएंगे तो बाय रोड ही। अब ये रास्ते में हर जगह चाय के दोनों शौकीन है भाई, टी लवर। मतलब अगर आप पहाड़ों में जाओ और चाय ना पियो तो क्या मज़ा। और यही सेम इन दोनों का भी था। तो जहाँ जहाँ इन्हें चाय की टपरी मिलती है वहाँ रुक जाते, वहाँ चाय पीने बैठ जाते। चाय की टपरी में बैठते तो लोकल से मिलते, उनसे उनके कल्चर को जानते, उनकी भाषाएं जानते, उनसे बातें करते, उनसे इंटरेक्ट करते। तो ओवरऑल बताने का ये मतलब है कि ये ट्रिप काफ़ी अच्छी जा रही थी, पर इनकी ये खूबसूरत ट्रिप एक बहुत भयानक टर्न लेने वाली थी। जैसे ही ये लोग पैंगोंग लेक के पास पहुंचते हैं, हवा एकदम से बदल जाती है। जो वहाँ पे प्रेशर होता है वो काफ़ी तेज़ होने लग जाता है। मतलब कि सडनली वेदर में चेंज हो जाता है, जो कि कॉमन है माउंटेन एरियाज़ में। रात होते होते ये लोग एक ढाबे पे खाना पीने के लिए रुक जाते हैं। उस ढाबे पे एक बूढ़े से आदमी थे जो इनको खाना सर्व कर रहे थे। इन लोगों का लुक देखकर वो आदमी समझ गए थे कि ये सब टूरिस्ट हैं और बस ऐसे ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब वो जो बूढ़े आदमी होते हैं वो इन दोनों को पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हो, अच्छा यहाँ घूमने आए हो। तो वो बातों बातों में इन्हें कुछ ऐसी जगह बताते हैं जो अनडिस्कवर्ड नहीं होती, जो मतलब अनएक्सप्लोर्ड होती है, जिन्हें लोगों ने आज तक देखा नहीं होता और बहुत खूबसूरत होती है और सिर्फ लोकल्स को पता होती है। तो वो जो अंकल होते हैं वो इन लोगों को ऐसी ऐसी जगह बताते हैं कि आप यहाँ ज़रूर जाना, ये बहुत अच्छी जगह है। आपने इनके बारे में सुना नहीं होगा बट जब जाओगे तो ये जन्नत से कम नहीं होंगी। अब बात बात में जो अमन होता है वो उस बूढ़े आदमी को बताता है कि हाँ अंकल, बस हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे खाना पीना करके। तो अंकल एकदम से पूछते हैं कि इतनी रात में? तो वो बोलता है कि हाँ मतलब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम रात में ही सफ़र करते हैं। अब जो अंकल अभी तक खुशी खुशी एकदम हंस हंस के इनको सब चीज़ें बता रहे थे, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल सा गया था। और ये चीज़ अंकिता ने नोटिस करी थी। अंकिता अंकल से पूछते कि क्या हो अंकल, सब कुछ ठीक तो है ना? आप एकदम सीरियस से क्यों हो गए? तो अंकल एकदम सीरियस आवाज़ में बोलते हैं कि बेटा तुम कल चले जाना सुबह होते ही, रात में यहाँ पर सेफ़ नहीं है। तो अमन उनकी बात नहीं मानता, बोलता है कि अरे अंकल आप टेंशन मत लो, हमें पता है मतलब रात को थोड़ा होता है बट हम तो रात को ही ट्रैवल करते हैं। और सच बताया ना, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रात को मज़ा आता है मतलब मज़ा आता है इन द सेंस कि एक अलग ही वाइब होती है रात की। वो अंकल फिर से उसी सीरियस चेहरे से बोलते हैं कि मेरी बात मानो, सुबह चले जाना, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से जाओ, रात को मत जाओ। अमन तो इन सारी बातों को इग्नोर करता है बट अंकिता को न जाने क्यों वो अंकल के बिहेवियर से डर लगने लगता है। वो भी अब अमन को बोलने लगती है कि यार रहने दे, क्या सुबह ही चलते हैं, अगर अंकल इतना बोल रहे हैं तो शायद सेफ ना हो। पर अमन अंकिता को समझाता है कि क्या तुम फालतू की बातों में पड़ जाती हो यार, वो बस फिक्र कर रहे हैं रात में ट्रैवल ना करें और कुछ नहीं। ऐसा उनका मोटिव कुछ नहीं है, मतलब कोई डरने वरने वाली सीन नहीं है। रात में गाँव में तुम्हें पता ही है कैसे लोग डर जाते हैं, 8 बजे तो इनका सोना हो जाता है, तो इनके लिए थोड़ा अजीब बात है रात में ट्रैवल करना। और ऐसे ही बोलकर अमन अंकिता को समझा देता है और फिर दोनों अपना डिनर खत्म करके निकल पड़ते हैं पैंगोंग की तरफ। अब ये पैंगोंग की तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ पूरी तरीके से शांति है। अब जो आवाज़ आ भी रही थी वो सिर्फ कुछ पंछियों की थी, कुछ जानवरों की थी, इंसान वहाँ आसपास एक भी नहीं था। अब ये दोनों जा रहे हैं कि अमन की ना नज़र एक जगह पर पड़ती है और वो अंकिता को रोक देता है और बोलता है हम यहाँ पर टेंट लगाएंगे, आज हम यहीं पर कैंपिंग करेंगे। अंकिता बोलती है बट हमारी तो ये डेस्टिनेशन है ही नहीं, हमें तो कहीं और जाना था, तो एकदम से ऐसा क्यों? तो अमन बोलता है एक बार ऊपर देखो। अंकिता आसमान की तरफ देखती है और आसमान इतना सुंदर लग रहा था ना कि बता ही नहीं सकते। हर चारों तरफ तारे ही तारे, एक अलग सा ही कुछ एक्सपीरियंस था। अंकिता भी बोलती है कि परफेक्ट जगह है और दोनों जाते हैं और वहाँ पर टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। वो पूरा जो माहौल था वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था।
जहाँ पर ये लोग टेंट लगा रहे थे उसी के बगल में एक झील भी थी। तो उन्होंने आसपास की जगह थोड़ी सी साफ करी और फिर टेंट लगाना शुरू करा और फिर उसी के बगल में बॉनफायर जलाया। दोनों बैठे हुए थे कि तभी अमन ने कुछ ऐसा किया जिससे अंकिता की खुशी 7वें आसमान पे थी। अमन अंकिता के सामने उसको प्रपोज करता है शादी के लिए। मतलब एक इतनी सुंदर सी जगह में आप बैठे हो कि आपको लग रहा है कि आप स्वर्ग में हो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड देन आपका बॉयफ्रेंड जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हो वो आपको प्रपोज करे शादी के लिए। अंकिता के लिए ये सारी चीज़ें एक सपने से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई ही इसी दिन के लिए थी। अंकिता इतनी खुश थी कि वो बता ही नहीं सकती। अंकिता को ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। आज की रात एकदम परफेक्ट है। बट यहाँ पर अंकिता गलत थी। दरअसल उसी खूबसूरत रात में, उसी खूबसूरत मौसम और उसी लवली इन्वायरमेंट के बीच में एक ऐसी चीज़ थी जो इनका इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसी चीज़ जिसने इनकी सिर्फ वो ट्रिप नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। अब अंकिता और अमन काफ़ी टाइम तक बाहर बैठे हुए थे, तारों को देखे जा रहे थे और एक समय आता है जब ये दोनों डिसाइड करते हैं सोने का। अंकिता अब अंदर टेंट के अंदर चले जाती है सोने के लिए। अमन बाहर जो बोन फायर वो सब था उसे समेट रहा था कि तभी अचानक से उसको अपने पीछे किसी के पायल की आवाज़ आती है। अमन को लगता है शायद अंकिता होगी। वो बिना पीछे मुड़े अंकिता को बुलाता है, पर पीछे से जब कोई आवाज़ नहीं आती तो वो मुड़कर देखता है। वो टेंट की तरफ देखता है कि टेंट की चेन तो बंद है और आसपास भी कोई भी नहीं था। अमन को लगा शायद उसका वहम हो। तभी उसे वापस से पायल की आवाज़ आती है। अब अमन को लगता है कि शायद अंकिता उसे डरा रही है, उसके साथ प्रैंक कर रही है। तो वो जाता है टेंट के अंदर जाकर देखता है। तो जैसे वो टेंट के अंदर जाता है वो देखता है कि अंकिता तो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। अब अमन टेंट के अंदर है अंकिता के साथ कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे टेंट के बाहर एक लड़की खड़ी है, उसकी परछाई उसके टेंट पर बन रही थी। अमन दौड़कर जाता है, टेंट के बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस से अंदर देखता है तो वो शैडो उसे फिर दिखाई देती है। अमन थोड़ा सा डर जाता है पर हिम्मत करके एक बार फिर से आसपास जाकर चेक करने लगता है। आसपास टेंट के अंदर हर जगह वो चेक करता है बट कुछ भी नहीं दिखता। माहौल इस समय पूरा शांत हो चुका था। वहाँ आदमी क्या, कोई जानवर तक भी नहीं था। अमन ने ड्रिंक भी कर रखी थी तो उसे लगा शायद उसे चढ़ गई है और इसीलिए सब सामान समेट कर अमन सोने चला जाता है। उसकी आंखें अभी लगी ही थी कि तभी उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ आती है। एक ऐसी आवाज़ जो कि अमन को पूरी तरीके से हिला देती है क्योंकि उसको अंकिता के बुलाने की आवाज़ आ रही थी। और अब अमन की जैसी आंखें खुलती है वो अपने बगल में चेक करता है तो अंकिता बगल में नहीं थी। जैसे वो टेंट खोलकर बाहर देखता है अंकिता झील के पास खड़ी हुई थी और झील की तरफ ऐसे देख रही थी। मतलब अमन को उसकी बैक साइड दिख रही थी। तो अमन भागता हुआ अंकिता के पास जाता है कि तुम क्या कर रही हो इतनी रात को, क्या कर रही हो वहाँ पर। और भागते हुए जैसे ही अंकिता के पास पहुँचा है वो देखता है कि सामने अंकिता है ही नहीं। अमन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये इतना इल्यूजन, ये हेलुसिनेशन क्या हो रहा है उसके साथ। वो अपनी आंखें जैसे ही मलता है उसे एक बार फिर से अंकिता दिखाई देती है। बट इस बार अंकिता झील के कोने में नहीं बल्कि झील के अंदर थी और उसकी बॉडी झील में ऐसे तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसके अंदर की पूरी जान जा चुकी है और उसकी बॉडी वहाँ पर ड्राउन कर रही है। अमन भागता हुआ चिल्लाता हुआ झील के अंदर जाता है अंकिता को बचाने के लिए, उसकी बॉडी को पकड़ने के लिए कि लेकिन जैसे वो उस झील के अंदर जाता है उसे अंकिता वहाँ नहीं दिखाई देती। वही वापस से उसके साथ वही हेलुसिनेशन चीज़ें वो सब हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपने कोई नशे वशे करे हैं और आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो ये चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं, लाइक हेलुसिनेशन। और बात ये है कि अमन ने वहाँ पर नशे करे थे तो उसको भी ये चीज़ें पता थी कि हेलुसिनेशन होता है। तो उसे कुछ बिल्कुल उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्या ये हेलुसिनेशन है, क्या ये रियलिटी है क्या ये। अब अमन तो चिल्ला रहा था अंकिता ज़ोर ज़ोर से झील में, और ये आवाज़ें अंकिता ने सुन ली थी जो कि इस समय टेंट पर ही सो रही थी। अमन की आवाज़ सुनकर वो भी बाहर आ जाती है। अंकिता भागते हुए अमन के पास आती है और बोलती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, बाहर आओ। अमन अंकिता को बाहर देखकर थोड़ा तो रिलीफ फील भी करता है कि चलो ठीक है, कम से कम जिंदा तो है। बट उसे डर भी लग रहा था कि बार बार ये हो क्या रहा है उसके साथ, क्या ये भी कोई हेलुसिनेशन तो नहीं। अमन बाहर आता है। जब बाहर आता है तो देखता है तो इस बार अंकिता सच में अंकिता ही थी। वो कोई गायब नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इमेजिनेशन है। अमन अंकिता को पकड़ के बैठ जाता है और उसे समझा रहा था कि भाई क्या हो रहा है, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कभी यहाँ कभी वहाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है यहाँ पर, कुछ बहुत गलत है यहाँ पर। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पड़ती है अंकिता के चेहरे पर। अंकिता उसकी बातें सुन तो रही थी लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल थी। मतलब कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को बताओ तो कैसे टेंशन में आ जाएगा ना कि क्या बात कर रहा है, सही में ऐसा हो रहा है।
बट अंकिता के ऐसा नहीं था। अंकिता के फेस में एक अजीब सी स्माइल थी, एक क्रीपी सी स्माइल, जिसके बाद अमन बोलता है कि तुम ऐसे ऐसे क्यों हंस रही हो, जिस पे अंकिता 4 आवाज़ों में बोलती है, 1 2 3 नहीं बल्कि 4 आवाज़ों में। अंकिता क्या बोल रही थी अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई लोकल लैंग्वेज थी या कुछ और, कुछ नहीं पता, बट वो 4 आवाज़ें थी, 4 अजीब सी आवाज़ें। अमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। अंकिता की आंखें भी पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी और अमन ये देखते इतना डर जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब वो बहुत ज़ोर से अंकिता को झापड़ मार देता है, इतनी ज़ोर से कि अंकिता एकदम से ठीक हो जाती है और रोने लग जाती है, एकदम बच्चों की तरह। अमन अंकिता को ऐसा देखकर काफ़ी डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। ना तो वो अंकिता को ऐसे छोड़कर जा सकता था और ना ही उसे कहीं लेकर। अब अमन क्या करता है, अंकिता को लेकर जाता है टेंट के अंदर, खुद टेंट के बाहर आ जाता है और टेंट की जिप को बाहर से बंद कर देता है ताकि अंकिता बाहर ना आ पाए। और बाहर खड़ा होकर वो सोचने लगता है कि करे तो आखिर क्या करे। वो टाइम देखता है तो उस समय रात के 1:45 हो रहे थे। फिर ना जाने क्यों अमन को ऐसा सडन दिमाग में स्ट्राइक करता है। उसे अपनी दादी की एक बात याद आ जाती है। जब अमन छोटा था तो उसने अक्सर सुना था कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आग से बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं, उनसे डरती हैं। अमन वैसे तो इन सब पे बिलीव नहीं करता था, पर जो सिचुएशन इस समय उसके सामने थी और जितना टाइम उसके पास था, भरोसे करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जल्दी से लकड़ियाँ कलेक्ट करता है। जो उसने बोनफायर जिसमें लगाया था तो उसमें कुछ लकड़ियाँ बच गई थी, उन्हें कलेक्ट करता है और वहाँ पर आग लगाना शुरू कर देता है। अभी वो आग लगा ही रहा था कि वो देखता है कि अंकिता टेंट फाड़ने की कोशिश करती है। अमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसका मतलब कि अंकिता वापस अपने होश में है और अब वो बाहर आना चाह रही है। टेंट भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था कि उसे फाड़ने में घंटे 2 घंटे लग जाएं। अंकिता तो उसे आराम से फाड़ पा रही थी। मतलब कि अमन को फील हो रहा था कि 3-4 मिनट और अंकिता ने पूरा टेंट फाड़ देना है। अमन के हाथ कांपने लगे थे, उससे वो लाइटर भी नहीं जल पा रहा था जिसे वो रोज़ आराम से सिगरेट पीने के लिए जलाता था। अमन को इतना ज़्यादा डर उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं लगा था, बट फिर भी जैसे तैसे करके वो एक लकड़ी को जलाता है और टेंट के आगे ले जाता है। अंकिता बाहर आ चुकी थी। अंकिता बाहर है, उसके सामने लकड़ी जली हुई है और अमन के पास है और अमन तो लिटरली कांप रहा है। अंकिता अमन को देखती है, उसके हाथ में लकड़ी थी जो जल रही थी। अंकिता कहीं दूर खड़ी थी, अभी भी मतलब एकदम क्लोज नहीं थी, और वो अमन को देखकर हंस रही थी। अंकिता की आवाज़ अब पूरे पहाड़ों के चारों तरफ गूंजने लग जाती है। अंकिता जिसे अमन इतना प्यार करता था, आज वो उससे इतनी भयानक लग रही थी कि ढंग से वो नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। अंकिता धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। अमन की आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे में घबराहट थी और उसकी बॉडी वो तो मूव भी नहीं कर पा रही थी। अमन बस एक जगह कांपता हुआ खड़ा था। अंकिता धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अंकिता बिल्कुल भी अपनी सेंसेस में नहीं थी। अमन को लग रहा था शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक से वो ढाबे में जो आदमी मिले थे ना उन्हें बूढ़े से, वो वहाँ पर आ जाते हैं और उस अंकिता के बाल एकदम से पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में एक गोल्डन कलर का धागा बांध देते हैं। और वो बांधते ही अंकिता तो मानो जैसे उसे बेहोशी की दवाई सी दे दी गई हो। वो उसी समय चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। अमन बाबा को देखकर गहरी सांस भरता है और उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और बाबा से बस एक मिन्नत मांग रहा है कि प्लीज़ अंकिता को सही कर दो, प्लीज़ वो जैसी पहले थी उसे वैसा कर दो। वो जो बूढ़े बाबा होते हैं वो अमन को थोड़ा सा हौसला देते हैं कि तुम टेंशन मत लो, आराम से बैठो और जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें मना कर रहा था ना रात में सफ़र करने के लिए। दरअसल इस जगह में कोई दिक्कत नहीं है, ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन जब तुम मेरे ढाबे में आए थे मुझे वहीं पर एक अलग एनर्जी की प्रेजेंस फील हो चुकी थी। तुम जिन रास्तों में रात भर टहल कर आ रहे हो उधर कहीं ना कहीं अंकिता के पीछे एक एनर्जी लग चुकी थी और वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि जो वो बूढ़े बाबा थे उनको भी फील हो रही थी। उन्हें पता था कि ये आज नहीं तो कल अंकिता पर अटैक करेगी, उसे पोजेस करेगी, और इसीलिए वो इन दोनों को बार बार बोल रहे थे कि रात को मत जाओ, अकेले मत जाओ। अमन हाथ जोड़कर बाबा जी से मिन्नत मांग रहा था कि प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ अंकिता को बचा लो, उसे वापस कर दो। वो बस बोले जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बूढ़े आदमी होते हैं वो क्या करते हैं कि अमन और उस लड़की को अमन से बांध देते हैं, ठीक है, और खुद अपनी बाइक में बैठकर बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरे गाँव चलो। दरअसल वो जहाँ लेकर जाते हैं वो एक गांव तो नहीं, बट ऐसे बहुत दूर दूर पर 6-7 घर बने हुए थे और बीच में एक छोटा सा मंदिर था। वो बाबा अमन को बोलकर अंकिता को वही मंदिर में लेटने को बोलते हैं और फिर कुछ देर बाद गांव की 2-3 औरतें आती हैं और मंदिर में जाकर मंदिर को अंदर से बंद कर देती है। अमन बाहर ही खड़ा था और जो 6-7 घर थे उससे भी सारे मर्द आ चुके थे, जितने भी वहाँ लोग थे सब आ चुके थे और सब अमन के साथ बाहर ही खड़े होकर बस नज़ारा देख रहे थे।
और वो 3-4 औरतें मंदिर के अंदर थी। कुछ समय तक तो एकदम सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा। लेकिन फिर एकदम से आवाज़ आती है अंकिता के चिल्लाने की। उस मंदिर के अंदर से अंकिता के इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि वो मतलब पूरी पहाड़ियों में गूंज रही थी। अमन घबरा जाता है और मंदिर की तरफ भागता है, पर सब जितने भी आदमी थे बाहर वो उसे रोक देते हैं। कहते हैं कि अगर गलती से भी दरवाज़ा पूजा से पहले खुला तो अंकिता कभी सही नहीं हो पाएगी, तो जो भी हो रहा है उसे होने दो, बीच में जाकर रुकावट मत पैदा करो। अमन अब बाहर खड़ा लाचार था। उसे बस अंकिता के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो ऐसे रो रही थी जैसे कोई उसे मार रहा हो, जैसे कि कभी वो मम्मी पापा को बुलाती, कभी अमन को, कभी अपने भगवान को। लेकिन समय के साथ साथ उसके चिल्लाने की आवाज़ें भी ख़त्म हो जाती है और कुछ समय बाद मंदिर का गेट खुलता है। जैसे वो गेट खुलता है अमन भाग कर सीधा अंदर जाता है। वो देखता है कि अंकिता के पूरी बॉडी में हल्दी लगी हुई थी। उसे पीले कलर के कपड़े पहनाए गए थे और अंकिता बड़े शांति से सो रही थी। और जो वहाँ पर औरतें होती है वो अमन को बोलती है कि कुछ देर बाद हम इसे स्नान कराएंगे, जिसके बाद वो एकदम सही हो जाएगी। करीब 4 बजे अंकिता खुद उठती है और पास के झील में जाकर लेडीज़ के साथ, उन औरतों के साथ नहाकर वापस आती है। अंकिता एकदम फिट थी। उसे देखकर कोई नहीं बोल सकता कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हुआ था। अमन पूछता है कि अंकिता को आखिर हुआ क्या था, तो जो बूढ़े बाबा होते हैं वो अमन को बताते हैं कि इन पहाड़ों में न जाने कितनी बुरी आत्माएं भटकती है। और तुम सब भी रोज़ सुनते हो कि पहाड़ों में कितनी मौतें होती है, और सबका रीज़न एक्सीडेंट नहीं होता। कई मौतें इन वजह से भी होती है क्योंकि उनके पीछे कुछ इविल स्पिरिट्स, कुछ आत्माएं पड़ जाती है। और तुम जैसे लोग इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते, इन्हें अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हो, और फिर उसका खामियाजा अपने या फिर अपने लव्ड वंस की जान गंवाकर भुगतते हो। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस ढाबे में आए और मैंने समय से पहले अंकिता को बचा लिया, उसको समय से पहले रोक दिया, वरना तुम्हारे किस्से भी इस पहाड़ की शांति में कहीं गुम हो जाते और तुम भी कई लोगों की तरह इस पहाड़ में खोकर रह जाते।